अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, क्या किसी शहर में अपराध पुलिस की नाकामी की वजह से होता है? क्या किसी शहर में क्राइम की घटनाएं इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि वहां खाकी का खौफ नहीं होता, या फिर इसकी वजह कुछ और है? शायद आपका जवाब यही हो कि हाँ, अपराध के बढ़ने या फिर उसके कम होने के पीछे वजह सरकार और कानून की मुस्तैदी है। यकीनन आज मैं आपको बताऊंगी कि यूपी में अपराध करने वालों का ताल्लुक एक खास धर्म से क्यों है। लेकिन सबसे पहले आप इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुनिए, और वो बड़ी खबर यह है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की सिक्योरिटी के बारे में बोला है, और ये कहा है कि संसद में जो हुआ उसकी गंभीरता और गहन तरीके से जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा स्पीकर इस बारे में ज़रूर कदम उठाएं। वो उठा रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो भी इस मामले की तह तक छानबीन करके ये पता लगा रही हैं कि जिन लोगों ने पार्लियामेंट पर पाउडर वाला अटैक किया उनका मकसद क्या था, उनके मंसूबे क्या थे। खैर, अच्छा है ये वो हो रहा है, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब यही बात विपक्ष के सांसदों ने पार्लियामेंट में कही तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। खैर, संसद की सिक्योरिटी की सबको परवाह है और होनी भी चाहिए, लेकिन आज एक खास राज्य की बहन बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, और उन्हें असुरक्षित बनाने वाले एक खास मजहब के लोग हैं। तो चलिए, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की खबरों का विश्लेषण करने से पहले आप ये जानिए कि कहां कहां महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं। गाजियाबाद में एक 4 साल की बच्ची से उसके चाचा अरविंद ने दुष्कर्म किया, और शायद इस दुष्कर्म का पता भी नहीं लगता अगर बच्ची की तबीयत नहीं बिगड़ती और डॉक्टर ये न बताते कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है। यूपी के शाहजहांपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ पहले रेप हुआ, फिर रेप करने वाले मानवीर, रघुवीर और सुखवीर ने लड़की की हत्या की और उसे पेड़ पर लटका दिया। यूपी के देवरिया में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसमें लिव इन में रह रही अपनी पार्टनर का मर्डर किया। मुन्ना निषाद नाम के एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर ठीक उसी अंदाज में किया जैसे दिल्ली के आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया था। ये मुन्ना जिस लड़की के साथ लिव इन में रह रहा था उसी को मार डाला। पहले इसने खुशबूराम की एक लड़की को 2 टुकड़ों में काटा और फिर सूटकेस में पैक करके वहां से भाग गया। खैर, अब सवाल यह है कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ इतनी वारदातें क्यों हो रही हैं? क्या यूपी के अपराधियों में कानून का खौफ बिल्कुल भी नहीं है, और ये अपराधी सिर्फ एक धर्म के लोगों के ही ज्यादा क्यों हैं? तो फिर इसका जवाब ये तस्वीरें हो सकती हैं। आपको ये केस याद हो, 2 मुस्लिम लड़कों ने स्कूल से लौट रही एक लड़की का दुपट्टा खींचा, जिसके बाद वो इस हालत में दिखाई दिए, और इसी इंसिडेंट के बाद यूपी के सीएम योगी ने कहा था कि मनचले ये समझ लें कि अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहा है। सबको लगा कि अब यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपको अलग अलग 3 घटनाएं बताई हैं जो पिछले 24 घंटों में हुई हैं, और ये तो वो खबरें हैं जो मीडिया में आ चुकी हैं। हो सकता है ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जिनका पता ही ना चला हो। अब सवाल ये होता है कि हो क्यों रहा है, और क्यों योगी का यमराज इन अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रहा। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्शन उर्दू नाम वाले अपराधियों पर किया जाता है वो एक्शन एक खास मजहब के लोगों के नाम पर नहीं लिया जाता। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूपी की पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं करे या फिर इन्हें अदालतों की सज़ा नहीं देती, लेकिन जिस तरह से उर्दू नाम वाले अपराधियों का फौरन एनकाउंटर किया जाता है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, वो एक्शन यहाँ नहीं दिखता। वरना सोचिए, अगर कानून का डंडा और प्रशासन की सख्ती मजहब देखकर ना चले तो फिर क्या ये अपराध हो? यकीनन नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात उस रिश्ते की करते हैं जिसका खमियाजा ज्यादातर लड़कियों को ही उठाना पड़ता है, और वो रिश्ता है लिव इन रिलेशनशिप का। आप जिस लड़की को बेड पर लेटा हुआ देख रहे हैं, इसका कंधा टूटा हुआ है, इसके हिप में डीप इंजरी है, इसके टांग में 4 जहां फ्रैक्चर है,
जानते हैं क्योंकि इसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने का धोखा मिला है। ये लड़की 4 साल से एक ऐसे शख्स के साथ लिव इन में रह रही थी जो पहले से शादीशुदा था और ये कहता था कि उसका सेपरेशन हो चुका है और वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता। लेकिन जब इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को अचानक उसकी पत्नी के साथ देखा तो इससे रहा नहीं गया और इन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। और जानते हैं झगड़े के बाद इसके बॉयफ्रेंड ने क्या किया? पहले इसके साथ मारपीट की और फिर इस लड़की पर गाड़ी चढ़ा दी। खैर, अब आज की लड़कियां ज़्यादा समझदार हैं, हम उन्हें क्या बताएं। हम तो सिर्फ वो घटनाएं बता सकते हैं जो लिव इन में रहने वाली लड़के लड़कियों के साथ होती हैं। खैर, एक और महिला से जुड़ी खबर आपको बताते हैं और ये खबर भी ये दिखाती है कि आज हमारे देश में अपराध को या धर्म के चश्मे से देखा जाता है या फिर अपराध तभी छोटा या बड़ा होता है जब ये अपराध विपक्ष के किसी राज्य में होता है। 11 दिसंबर को ये खबर आती है कि कर्नाटक के एक शहर बेलगावी में एक महिला को पहले असोल्ट किया गया और फिर उसे नंगा करके घुमाया गया। इस महिला को ये सज़ा इसलिए मिली क्योंकि इसका बेटा किसी लड़की से प्यार करता था। खैर, अपराध की इस घटना की कहानी सिर्फ ये नहीं है बल्कि वो है जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। 11 दिसंबर को ये घटना घटी और 11 ही दिसंबर को गृह मंत्री महिला से अस्पताल मिलने जाते हैं और ये कहते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। महिला मामलों से जुड़ी एक महिला मंत्री भी इस विक्टिम से मिलती है। इसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एक्शन में आते हैं और ये कहते हैं कि वो 5 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे और ये कमेटी बेलगावी में जाएगी और सच का पता लगाएगी। जैसे ही नड्डा का ये स्टेटमेंट आता है वैसे ही नेशनल मीडिया एक्टिव हो जाता है और वो इस मामले को 16 दिसंबर को खूब उठाता है। आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं ये सभी तस्वीरें नड्डा के स्टेटमेंट के बाद ही हैं। यानी जो घटना 11 दिसंबर को हुई उस घटना पर 16 दिसंबर के दिन पूरी बीजेपी ब्रिगेड एक्टिव हो गई। खैर, इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से ये पता लगता है कि हमारे देश में क्राइम तभी छोटा या बड़ा होता है जब उस क्राइम में या तो कोई उर्दू नाम वाला शामिल हो या फिर वो क्राइम ऐसे स्टेट में हुआ हो जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। वरना सोचिए, अगर वाकई बीजेपी की महिला ब्रिगेड को महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध की वाकई चिंता होती तो नड्डा साहब एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन यूपी में हो रहे अपराधियों के लिए भी करते और इंडिया का नेशनल मीडिया उसे भी कवर करता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूपी के अपराध की खबरें सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह जाती हैं, उसे नेशनल टीवी पर आने ही नहीं दिया जाता। फिलहाल जिन लोगों ने बेलगावी की महिला को नंगा करके दौड़ाया, पुलिस ने उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया है और उस महिला को कर्नाटक की सरकार ने 2 एकड़ जमीन भी दी है। खैर, अब आपको एक और ऐसी खबर दिखाते हैं जो मीडिया के दोहरे कैरेक्टर को दिखाती है। कल अमेरिका के वॉशिंगटन में बाइक और कार रैली निकाली गई। इस कार रैली के जरिए अमेरिका में जो हिंदू रहते हैं वो ये दिखाना चाहते थे कि उन्हें अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की खुशी है, लिहाजा वह हिंदू धर्म के फ्लैग के साथ अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए वॉशिंगटन में रैली निकाल रहे हैं। देश की लगभग सभी नेशनल टीवी चैनल्स और देश की लगभग सभी बड़ी न्यूज़ एजेंसियों ने इस खबर को खूब दिखाया और ये कहा कि दुनिया में प्रभु श्री राम के मंदिर के बनने की खुशी है। लेकिन सोचिए, जब अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर नमाज पढ़ी जाती है तो यही मीडिया मुसलमानों की नमाज पर सवाल उठाता है और ये कहता है कि ये मुसलमान अपने घरों में नमाज क्यों नहीं पढ़ते। खैर दोस्तों, अयोध्या में मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और अगले साल 22 जनवरी में इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। अब खबर ये भी आ रही है कि अगले साल रमज़ान आने से पहले मुसलमानों को बाबरी मस्जिद गंवाने के लिए जो ज़मीन मिली थी वहाँ भी मस्जिद की नींव रखी जाएगी और ये नींव सऊदी अरब का कोई बड़ा इमाम रखेगा। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या राम की नगरी अयोध्या में मस्जिद का बनना ज़रूरी है और सरकार मुसलमानों को मस्जिद बनाने का पैसा क्यों दे रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उन्होंने जो मस्जिद के लिए ज़मीन मिली है उस पर उन्हें या तो कोई स्कूल या फिर कोई अस्पताल बनाना चाहिए। खैर, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आगे आने वाले वक्त में मुसलमानों को 2 और मस्जिदों को गंवाना पड़ सकता है और शायद इस बार उन्हें इन मस्जिदों को गंवाकर ज़मीन भी ना मिले,
क्योंकि इस बार देश की मेजॉरिटी की निगाहें वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही मस्जिद पर है, जिसके सर्वे की इजाजत अदालतें अब दे चुकी है। और सबसे आखिर में आपको क्रिकेट से जुड़ी खबर बताते हैं, और वो खबर ये है कि रोहित शर्मा अब मुंबई इंडियंस के साथ नजर नहीं आएंगे। उनका बतौर क्रिकेटर और बतौर कैप्टन मुंबई इंडियंस से सफर खत्म हो चुका है। लेकिन इस खबर की चर्चा रोहित के तौर पर कम और उनकी पत्नी के तौर पर ज्यादा हो रही है। लोग रितिका का ये येलो हार्ट दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस से रोहित का हटना रोहित से ज्यादा उनकी पत्नी रितिका को खल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।